हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अक्सर ये चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीवीआई क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन इन सब के ऊपर काफ़ी डिपेंड हो रहे हैं। और अक्सर मुझे मैसेज भी आ रहा है, मेरे नंबर पे बार बार मैसेज भी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर जो है वीवीआई क्वेश्चन बता दीजिए, गेस क्वेश्चन बता दीजिए जो कि एग्ज़ाम के अंदर आ जाए। अब मैं माय डियर देखिए, एक होता है फर्जीवाड़ा और एक होता है ईमानदारी से सब कुछ करना। तो हमारा ये जो चैनल है माय डियर न्यूमेरिकल वाले बाबा, इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ पूरी तरह से 100% ईमानदारी के साथ बताया जाएगा। जो भी हकीकत है माय डियर वही मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये सोचते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि सर कोई गेस पेपर मिल जाएगा वो मैं पढ़ लूंगा और एग्जाम में ज़बरदस्त तरीके से मार्क्स लेके आ जाऊंगा, अपनी नॉलेज को बढ़ा लूंगा, अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं से कोई 20-50 क्वेश्चन वीवीआई लगा के हमको दे दे और वो मैं पढ़ के और बहुत ज़बरदस्त तरीके से नंबर ला दूं और दुनिया में 30 पार का बन जाऊं, तो माय डियर ये आपकी बहुत बड़ी गलत सोच है। मैं आपको एक चीज़ माय डियर बता रहा हूं, क्या आप सबसे पहले अपने आप के ऊपर भरोसा कीजिए। चाहे आप पढ़ने में कमज़ोर हों या कितने भी ब्रिलियंट हों, पहले सबसे पहला काम आपको करना है अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा करना कि हाँ मैं कर लूंगा, ला दूंगा। पहले अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को जगाइए, और जब आपका माइंड सेट हो गया कि भाई हम ये कर लेंगे, तब आप आसानी से पढ़ाई की ओर फोकस करेंगे। जब आपका माइंड सेट हो जाएगा ना माय डियर कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छा मार्क्स ला ही देना है, और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं कर दूंगा, तब जब आप अपने किताब कॉपी उठाएंगे और पढ़ाई करेंगे ना माय डियर, वो जो रिजल्ट आएगा और वो जो आपकी खुशियाँ देगा ना, वो कभी कोई गेस्ट पेपर, कोई वीवीआई क्वेश्चन आपको बता दे और आ जाए, वहाँ से कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला। मैं लास्ट लेक्चर में ही बताया हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ क्या माय डियर, हैप्पीनेस, खुशी है। तो खुश होना जरूरी है, और आप खुद मेहनत करके जब लाएंगे रिजल्ट, तो वो जो हैप्पीनेस मिलेगी, वो जो खुशी मिलेगी माय डियर, और किसी भी टीचर के या किसी भी के बताए हुए 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, वो आपने लिख दिया, तो वो जो खुशी मिलेगी वो एक दिन की खुशी होगी। और जो आप एग्जाम में अपनी मेहनत के बदौलत लाएंगे, जो आप खुद से पढ़ के लेकर के आएंगे माय डियर, वो जो रिजल्ट आएगा ना, वो पूरी ऑफ लाइफ आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तब तक आपके माइंड में हिंट करेगा यार मैंने जो 12th क्लास में इतनी मेहनत की थी। आप 10 लोगों को बताएंगे भी। तो माय डियर मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी भी समय है, अभी बहुत समय है, अभी भी आपके एग्जाम में लगभग 4 महीने के आसपास का समय है, और आप कर सकते हैं। अगर आप आज के दिन से भी पढ़ाई शुरू कर दें खुद से, आपको करना क्या है, अगर मैं बाकी सब्जेक्ट की चर्चा नहीं करूँगा, केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ, या आपके मैथ्स के साथ क्या है वो आप करेंगे, मैं फिजिक्स की केवल बात करूँगा। फिजिक्स में जो है मैं जितना मैं माय डियर पढ़ा रहा हूँ, आपको हर रोज पढ़ना है, पूरा वीडियो देखना है और नोट्स बनाना है। जो भी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, और वो खुद का पढ़ा हुआ, खुद का लिखा हुआ अपने हाथों से देखिए। हर एक चीज़ जो है ना, आप जब अपने हाथों से कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो आपका दिमाग, आपका अब जो 5 बोलते हैं ना ज्ञानेंद्रियाँ, वो सारी चीज़ें जो है आपका कहाँ होता है, उस ध्यान, वहाँ ध्यान होता है। अब जब उसको आप दोबारा पढ़ेंगे ना माय डियर, तो उसको समझने में आपको यूँ 2 मिनट लग जाएगा। वहीं आप एक काम कीजिए, आपके पास कोई किताब है माय डियर, उसको आप पढ़िए एक बार, फिर जब दोबारा पढ़िएगा ना, 13 पढ़िएगा, 5 बार पढ़िएगा, तब हो सकता है कि आपको पूरी तरह से जानकारी हो। लेकिन जो आप खुद से अपनी कॉपी में लिख के बनाएंगे ना नोट्स, उसको जब दोबारा भी पढ़ने जाइएगा तो लगेगा यार ये तो सब पता ही है मुझे, ये तो आता ही है। तो खुद का लिखा हुआ नोट्स, उसके ऊपर माय डियर भरोसा कीजिए। और फिजिक्स में मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह सफिशियंट है। लेकिन हर एक बच्चे को मैं एक सजेशन दूंगा कि वो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़े। अगर आपको 85, 90 प्लस मार्क्स लाना है, अगर 90 प्लस मार्क्स लाना है आपको, तो यकीन मानिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना ही पड़ेगा। 10-12 साल का क्वेश्चन आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप खुद एनालिसिस कीजिए कि यहाँ से यार ये टॉपिक से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक्स को बहुत 2-4 बार रिवाइज कीजिए। जिस टॉपिक से इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहा है वहाँ कम रिविजन दीजिए, समय को बांटिए,
तब आप माय डियर बहुत बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। और गलती से भी ये मत सोचिए कोई गेस्ट पेपर कोई VVI मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यकीन मानिए अगर आप खुद से पढ़ाई करेंगे, आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखेंगे, तभी आप बेहतर रिजल्ट माय डियर ला पाएंगे। मैं इसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाऊंगा आगे चल करके। तो चलते हैं, आज बात करते हैं अपने लेक्चर की बात करते हैं कि भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर। तो जो लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे उसमें लास्ट में क्या हुआ, कुछ मेरे साथ इमरजेंसी हो गया इसलिए हमको जाना पड़ गया था, तो वो वाला टॉपिक जो है छूट गया था। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दो तरह का डाइलेक्ट्रिक होता है। पैरावैद्युत कितने तरह का होता है, दो तरह का। बोला एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर में माय डियर मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताया था क्या कि पोलर और नॉन पोलर को याद कैसे करना है कि पोलर में डाइपोल मोमेंट होगा और नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। कंडीशन लगा दिया, बोला कब सर, कब, जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो तब। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा तो थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी, उसकी बात बाद में हम लोग करेंगे। पहले सिंपल आप ये जान लीजिए कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसके पास डाइपोल मोमेंट है वो है पोलर, और जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है वो है नॉन पोलर। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड नंबर पढ़ लेते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो क्या लिख दिया डेफिनेशन, दोज डाइलेक्ट्रिक व्हिच पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स आर कोइंसाइड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जो मैंने अभी बातें समझाई आपको सेम लिखा हुआ है, फटाफट वीडियो रोक लेंगे और लिख लेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होंगे। भाई अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे आ जाए होगा ही नहीं, जीरो होगा। तो ये बात फटाफट आप नोट कर लेंगे माय डियर, वीडियो रोक के आराम से लिख लेंगे। अब इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे माय डियर, एक लाइन आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। इसमें भी लिखा है मैंने कि भाई पोलर और नॉन पोलर में क्या है कि नॉन पोलर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे होते हैं। तो लिख देंगे देयर इज नो डाइपोल मोमेंट, देयर इज नो डाइपोल मोमेंट इन द absence of external electric field। बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नहीं होगा या जीरो होगा। इसी बात को हिंदी में लिखता हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। फटाफट माय डियर लिख लेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या होगा माय डियर, जीरो होगा। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नहीं होगा तब। एग्जांपल लिख लीजिए, नॉन पोलर का माय डियर एग्जांपल लिखेंगे H2 N2 O2 CO2, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। H2 N2 O2 CO2 my dear, CO2 is most important, CO2 is most important। एग्जाम में अक्सर CO2 पूछता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यहां आप देख सकते हैं, यहां देखिए एक जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, H2 N2 O2 मतलब क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ नाइट्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के दो हैं। पर यहाँ देखेंगे यहाँ एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, पर यहाँ देखिए दो अलग अलग एलिमेंट है माय डियर, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। ये होना चाहिए था पोलर, पर होता है नॉन पोलर। तो अक्सर एग्जाम के अंदर यही पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है माय डियर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो कौन सा डाइलेक्ट्रिक है,
पोलर डाइलेक्ट्रिक है या नॉन पोलर, यानी कि जो ये कौन सा मीडियम होगा। डाइलेक्ट्रिक का मतलब सिंपल मैंने बताया था कि मीडियम, माध्यम है। तो कौन सा डाइलेक्ट्रिक होगा माय डियर, नॉन पोलर होता है, याद रखेंगे। देख के लगेगा कि ये आपका पोलर है पर होता है कौन सा, नॉन पोलर माय डियर, याद रखेंगे इस बात को। वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। चलिए माय डियर, नेक्स्ट इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट हेडिंग डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पैरावैद्युत ध्रुवण। पैरावैद्युत ध्रुवण ये क्या होता है, ये क्या होता है सर, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवण की घटना क्या है, पैरावैद्युत के ध्रुवण की क्या घटना है, ये पोलराइजेशन की माय डियर क्या घटना है, समझते हैं क्या। ये जो होता है वो नॉन पोलर के साथ होता है। किसके साथ होता है, नॉन पोलर को। ध्यान से समझिएगा माय डियर इस चीज को। मैंने अभी आपको बताया कि नॉन पोलर जो होता है सर, वो नॉन पोलर के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहां होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। बोला यहां पॉजिटिव है और सर इसी पॉइंट पे नेगेटिव है। मैंने थोड़ा सा ऊपर बना के दिखाया ताकि आपको दिखे, एक ही जगह पे प्लस माइनस बोर्ड पे बनाएंगे फिर दिखेगा नहीं, समझ नहीं है। फिर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, एक ही पॉइंट पे होते हैं। जब एक ही पॉइंट पे होंगे तो दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं होगी, और जब दोनों के बीच कोई डिस्टेंस होगी नहीं तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा। इसलिए डाइपोल मोमेंट नहीं होता है किसमें, नॉन पोलर के केस में। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब। ध्यान रखिएगा, कंडीशन है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होना चाहिए, पर अगर उपस्थित हो गया तब क्या होगा माय डियर, कहानी वही कहानी हम बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको किसमें, पोलराइजेशन में माय डियर। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बोला ये दोनों कहां है सर, नॉन पोलर के केस में एक ही जगह है। नॉन पोलर में ये जो घटना होगी किसके लिए बात करेंगे, नॉन पोलर के लिए बात करेंगे। तो बोला पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सर एक ही जगह पे है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं मैं, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है मान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगा ही होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहा हूं मैं, पहले नहीं था अब ला रहा हूं। जैसे लाएंगे सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, 3-4 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे लगातार सारी वीडियो देख रहे हैं उनको एक कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे फटाक से दिमाग में आना चाहिए, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन दोनों चार्जों के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा सर। इस पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में और इस नेगेटिव चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू कर देता है। टॉर्क वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, और इसके अलावा मैंने आपको वर्क डन वाले पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में जहां डाइपोल का केस था वहां भी पढ़ा चुका हूं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने डायरेक्शन में और नेगेटिव को अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू कर देगा। और जब फोर्स लगाएगा तो थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है कि इस लोकेशन से पॉजिटिव चार्ज खसक के कहां चला गया है, यहां चला जाएगा। अपने इस लोकेशन से कहां चला जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, थोड़ी देर में कहां चला आएगा, यहां आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा माय डियर, दोनों के ऊपर फोर्स लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो नया लोकेशन दोनों का कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब माय डियर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सर कि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में सर डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट आ गया। अब इसके पास डाइपोल मोमेंट, अब इस केस में डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू माय डियर Q इंटू 12। अब ये 12 डिस्टेंस आ गया ना, अब डिस्टेंस जैसे आया वैसे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। यही डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाना
क्रिएट हो जाना, ये जो घटना है इसी को बोलते हैं माय डियर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और जब ऐसा होगा तो जो एटम है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा। पहले ऐसा था भाई, आप उसको अलग कर देंगे चार्जेस को तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगा ही होगा। तो स्ट्रक्चर पे हम लोग नहीं जाएंगे फिलहाल, बस आप हम लोग इतना ही जानेंगे कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे जब अलग हो जाएंगे ना, तो ये अलग होने की जो घटना है इसी को पोलराइजेशन बोल रहे हैं हम लोग। तो बोला अलग कैसे हो जा रहा है सर? अलग इसीलिए हुआ कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये बात मुझे लगता है आप सभी लोग समझ गए होंगे, फटाफट नोट करेंगे। आज माय डियर 14 लेक्चर है, 14वां लेक्चर है हमारा माय डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। माय डियर मैं आप सभी से एक चीज बोल चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में कि 100 लेक्चर में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं 30 दिसंबर तक। ठीक, अब 15 लेक्चर मैंने डिसाइड किया था माय डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, उसमें से आज 14वां लेक्चर है और कोशिश रहेगी कि आज वीडियो जितना हो कंप्लीट हो जाए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो एक लेक्चर बचेगा हमारा उसमें हम लोग, मैंने बताया है कि कैपेसिटर से न्यूमेरिकल आता है माय डियर, इसलिए सिर्फ एक लेक्चर जो 15th लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि आप सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकें। आज अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तो जो भी बच जाएगा वो 15 लेक्चर में कवर करेंगे और साथ में जो समय बचेगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल जरूर पढ़ेंगे माय डियर। चलते हैं डाइलेक्ट्रिक का इसके नाम लिख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, if we apply an external electric field, then positive and negative charges are separated and hence dipole moment is induced. This phenomena is called क्या? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन माय डियर, फटाफट इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेंगे इसे। वीडियो पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, दो ही उपाय है आपके पास, आप जो मन में आए कर लें। हिंदी मीडियम के बच्चे फटाफट लिख लेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हिंदी में लिखेंगे जब अध्रुवीय पैरावैद्युत के चारों ओर बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब उसके धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों लिखिए आवेशों के बीच दूरी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है।
इसी घटना को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन लिख लीजिए। अब हिंदी में बार बार नाम डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत ध्रुवण, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं? परावैद्युत ध्रुवण, इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मुझे लगता है माय डियर आसानी से आप समझ गए होंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, तो मुझे लगता है आप आसानी से बता देंगे। नॉन पोलर का केस होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे उनके बीच में दूरी आ जाएगी माय डियर, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी प्रोसेस को, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। वीडियो रोक के, मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो रोकिए और आराम से लिखिए, नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ वीडियो देख के अगर आप छोड़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है माय डियर। आप जरूर से जरूर कॉपी में नोट्स बनाइए, जरूर से जरूर बनाइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं माय डियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरी के व्यू से कभी नहीं, किसके व्यू से? न्यूमेरिकल के व्यू से माय डियर। जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि कैपेसिटर से सर क्वेश्चन आएगा क्या, न्यूमेरिकल आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो बोला कहां से, कोई ऐसा टॉपिक तो होगा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे। तो बोला हाँ, कौन सा टॉपिक है सर? जस्ट यही जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहां से थ्योरी के फॉर्म में। थ्योरी कभी एग्जाम में आपके न के बराबर आती है, इसीलिए थ्योरी को हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा बस जस्ट समझ के फटाफट चल देंगे और क्या फॉर्मूला है वो लिखेंगे। लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेवारी है। आप जरूर से जरूर क्वेश्चंस, कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल इस टॉपिक के आप जरूर करके बैठेंगे। मेरे से जितना सब पॉसिबल होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जरूर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो चलिए शुरू कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक बनाइए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन, कैपेसिटर्स कर लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस पढ़ना है हमको। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सबको पता है, कॉम्बिनेशन मतलब दो चार चीजें मिला दीजिए, है कि नहीं? तो वही पढ़ना है हमको। तो कितने तरीके से मिला सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे माय डियर, वो दो तरह का पढ़ेंगे हम लोग। एक थर्ड भी होता है मिक्स कॉम्बिनेशन, उसकी जरूरत हमें है ही नहीं। हम लोग सीरीज और पैरेलल सिर्फ दो पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी हमारे सारे उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर माय डियर लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। बोला किसका सीरीज कॉम्बिनेशन? ध्यान होना चाहिए, हेडिंग यहां बना हुआ है, कैपेसिटर का। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसे? श्रेणी संयोजन। हिंदी में बोलेंगे श्रेणी संयोजन। मैं बोलता हूं यहीं से न्यूमेरिकल आता है माय डियर, इसी टॉपिक से, इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इस पे करना है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस माय डियर। सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे जरा, मैं जस्ट आपको समझा के निकलूंगा। ये देखेंगे कैपेसिटर, मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम लोग चर्चा करते हैं माय डियर। एक सेकंड आप रुकेंगे। हाँ माय डियर, क्या है एक्चुअली में ना कि माइक का जो प्लग है वो लगाना ही भूल गया था। तो हो सकता है अभी तक जो वीडियो बनी होगी उसमें आवाज़ हम मेरी धीरे धीरे जा रही होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि वो मेरी गलती थी, मैंने प्लग लगाना ही भूल गया था। अभी मैंने देखा तो चलिए कोई बात नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं माय डियर। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन की बात कर लेते हैं।
तो श्रेणी संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, 3 कैपेसिटर, हमको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें सिर्फ पढ़ना है माय डियर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखेंगे ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 कैपेसिटर हैं। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3। मैंने श्रेणी कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे, बोलते क्या है सर, कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, तो इसका दूसरा प्लेट इसके पहले प्लेट से, फिर इसका दूसरा प्लेट इसके पहले प्लेट से जुड़ा हो, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखेंगे इस प्लेट में, इस कैपेसिटर में ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, इसमें ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, इसमें फर्स्ट है, इसमें सेकंड है। जरा ध्यान से समझिए, ये पहले कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है सर, उसको मैंने तार से जोड़ दिया है किसके, पहले प्लेट के, ये दूसरे के प्लेट के, दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के साथ। उसी तरह से दूसरे कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है वो ये तीसरे के फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका दूसरा इसके पहले से, फिर इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके पहले से, ऐसे जुड़ता चला जाए। आ रहा है बात समझ में? इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट कैपेसिटर का पहला प्लेट होता है उसको चार्ज सप्लाई करते हैं, और जो लास्ट प्लेट होता है माय डियर, जो लास्ट कैपेसिटर का लास्ट प्लेट, तो 3 कैपेसिटर बनाया है, तो तीसरे कैपेसिटर का लास्ट प्लेट सर ये है, यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं अर्थिंग, और अर्थिंग में जो चार्ज हमें जितना मिलना था यहाँ से उतना चार्ज हमें मिलना चाहिए। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, आप जरा इस बात को समझेंगे, ये हमारा फिगर हो गया। ठीक, ये फिगर होगा सर। यहाँ से आप समझना क्या है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मैं सीधी सीधी तौर पे बता दूंगा। क्या है इसमें समझना कि आप एक बात बताइए, ये चार्ज बेचारा यहाँ से चला, जैसे यहाँ से आगे जाएगा तो सर क्या देखेगा, यहाँ पहुँचते समझेगा कि सर रास्ता मुड़ गया है। एक इसको रास्ता मान लीजिए, एक रास्ता मान के आपको चलना है। ठीक सर, यहाँ से ये रास्ता था, चार्ज गया, जैसे सर यहाँ आएगा देखेगा कि सर यहाँ से तो रास्ता मुड़ गया है, तो बोला ठीक है मुड़ गया तो क्या करेंगे, हम भी मुड़ जाएंगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो होता हुआ इधर चला जाएगा। फिर चार्ज आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, एक ही रास्ता है, इसी रास्ते पे आगे चलता हुआ चार्ज यहाँ जब पहुँचेगा तो देखेगा फिर से कि अरे सर यहाँ तो फिर से मुड़ गए, तो बोला कोई बात नहीं, यहाँ हम भी मुड़ जाते हैं, और चार्ज मुड़ के चला जाएगा। मतलब क्या है, ये हमारा इनपुट है, एक एंड है और ये दूसरा एंड है, एक एंड है और ये दूसरा एंड है। आपको ध्यान क्या रखनी है कि कभी भी कैपेसिटर का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो आपको 2 छोर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 एंड पॉइंट, एक शुरुआत होगा एक लास्ट होगा, 2 पॉइंट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले पॉइंट से चार्ज सप्लाई करना है और दूसरे पॉइंट पे चार्ज मिल जाना है। ध्यान क्या रखना है माय डियर कि जितना चार्ज यहाँ सप्लाई कीजिएगा उतना चार्ज आपको मिलना चाहिए। क्यों, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे भाई, चार्ज जो होता है ना कहीं रुकेगा नहीं, किसी पॉइंट पे किसी जंक्शन पे रुकता नहीं है, वो चार्ज फ्लो होता चला जाता है। तो यहाँ से जो भी चार्ज चलेगा माय डियर, वो चार्ज आपको दूसरे एंड तक मिलना चाहिए। जितना चार्ज हमने दिया है उतना चार्ज हमें सेकंड पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा ड्रॉ कर पाते हैं तो ही आपने करेक्ट फिगर बनाया है और आपका न्यूमेरिकल माय डियर जाके सही होगा, अदरवाइज गलतियां होंगी ही होंगी। तो देखिए हमने इस सीरीज कॉम्बिनेशन में सर क्या देख लिए कि चार्ज यहाँ से चला, एक ही रास्ता था सर, चलते चलते यहाँ आ गया। बोला ठीक है, अब करना क्या है, बोला करना यही तो है, समझना क्या था, यही तो समझना था क्या कि जब सर चार्ज का रास्ता एक ही है, इसका मतलब इसमें भी वही चार्ज गया है, इसमें भी वही चार्ज गया है और इसमें भी वही चार्ज गया है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे 2 पॉइंट्स, क्या लिखेंगे, चार्ज इन ईच कैपेसिटर आर सेम। सेकंड पॉइंट, अभी हिंदी में भी इसको लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे, घबराइए नहीं। चार्ज इन ईच कैपेसिटर आर सेम, सर एक ही रास्ता था तो सब में चार्ज वहीं बहता हुआ चला गया, यानी कि जितना भी कैपेसिटर लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी में चार्ज की वैल्यू सेम होगी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माय डियर, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होती है सब भी कैपेसिटर में। जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे सीरीज में सब में सेम चार्ज फ्लो होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब सर हम जानते हैं कि कैपेसिटी C इक्वल टू सर Q बाई V होती है।
अब सर आप बोल रहे हैं कि चार्ज तो सब में सेम है, पर हमने शुरू में बना रखा है कि सर इसकी इन सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, सबके चार्ज स्टोर करने की क्षमता माय डियर अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है। तो कैपेसिटी अलग अलग है, जब सी अलग अलग है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होने वाला। तो इसका मतलब है कि सर यहां पोटेंशियल V1 होगा, यहां का पोटेंशियल V2 होगा और यहां का पोटेंशियल V3 होगा। अलग अलग पोटेंशियल होने वाला है, क्यों? क्योंकि सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, लेकिन चार्ज क्या होगा, सेम। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दो पॉइंट सिर्फ लिखाऊंगा माय डियर, एक पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, दो पॉइंट लिखेंगे और बस फॉर्मूला लिखेंगे, बात खत्म सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट लिख लें, हिंदी में लिखा के फॉर्मूला लिखा रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखनी है, जस्ट हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है माय डियर। यहां से थ्योरी नहीं आएगा कभी आपके एग्जाम में कि सीरीज कॉम्बिनेशन का थ्योरी लिख के बताइए, कुछ नहीं आएगा। एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। चार्ज एक छोर से चार्ज भेजना है, दूसरे चार्ज से चार्ज आपको मिलना चाहिए। जितना चार्ज भेजेंगे उतना चार्ज मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप गलती कर रहे हैं, आपको फोटो अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या दूसरी क्या बात है सर, दूसरी बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर एक ही रास्ता था, इसीलिए सब कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सेम, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। चार्ज सेम, पोटेंशियल अलग। पैरेलल में ठीक उल्टा। हिंदी में लिख लीजिए इस बात को, हिंदी में लिखेंगे फटाफट। क्या श्रेणी संयोजन में आवेश का मान समान होता है, और दूसरा बात लिख लेंगे विभव का मान, मैं शॉर्टकट में लिखा रहा हूं इसे, अलग अलग होता है। इसमें कैपेसिटर का चर्चा मैंने नहीं किया। श्रेणी संयोजन में आवेश का मान समान होता है, बोला कहाँ, कैपेसिटर में। तो इस बात को पूरी तरह से नहीं लिखा है, जस्ट आपको शॉर्ट करके में लिखाया है। आप इस बात को लिखेंगे, हमें याद रखना है जस्ट कि हमसे न्यूमेरिकल में कभी कोई गलती ना हो। श्रेणी संयोजन में क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा, समान होगा, सब में आवेश क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन विभव का मान क्या होगा, सब में अलग अलग होता है माय डियर। विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। आप बोला सर कैपेसिटी का फॉर्मूला बता दीजिए। अब अगर कैपेसिटी का फॉर्मूला बताना है, क्या कैपेसिटी आप चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये हुआ, देखिए ये कॉम्बिनेशन पढ़ने का पर्पस पहले समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर माय डियर क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ इसीलिए रहे हैं, इस बात को समझ जाइए कि आपके पास है 3 कैपेसिटर। आप जरा सोचिए कि 3 कैपेसिटर हमने लगा रखा है किस कहीं पे, तो वो कितना जगह लेगा। हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा डिवाइस बने सर, वो क्या हो, हल्का हो, लाइट हो। भारी व्हीकल बनाना नहीं चाहता है, भारी मशीन बनाना नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि कोई हल्की सी मशीन है और हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, ठीक। ये सोची जाती है चीज़ें, ठीक। कभी मैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी बहुत बताऊंगा, है कि नहीं। अब चलते हैं, देखिए ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। अब 3 कैपेसिटर जब लगाएंगे सर तो बल्कि हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा मशीन हो जाएगा, तो उसको आपको क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आएंगी, ले जाने में दिक्कतें होंगी। तो हम क्या चाहते हैं सर, इन तीनों को क्या कीजिए, हटा दीजिए, और तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर लगा दीजिए। लेकिन हमारे काम करने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए माय डियर। मतलब ये जो तीनों मिल करके काम कर रहे थे ना, मेरे लिए जितनी सप्लाई कर रहे थे वही सप्लाई वो अकेला कैपेसिटर करे, ये करे। तो अगर 3 की जगह सिर्फ 1 लगा दूं और वो एक उतना ही वर्क करे, उतनी ही एनर्जी सप्लाई करे एक तरह से, तो इसका मतलब है इन 3 को लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से लगाइए उसको, तो वो जो लगाएंगे उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी कैपेसिटी उसकी रखें माय डियर कि वो तीनों के बराबर वर्क कर सके, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी वही हमें फाइंड आउट करना होता है। जबरदस्त तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। कॉम्बिनेशन पढ़ने का यही पर्पस ही होता है कि एक 3 की जगह 1 लगा दूं, 3 है उसकी जगह 1 लगा दीजिए, तो उस 1 की कैपेसिटी कितनी हो वही कैपेसिटी हमें निकालनी होती है। तो बस मान लेते हैं
सी एस है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सी एस ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ई क्यू ई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता। सी एस क्या है, समतुल्य धारिता है माय डियर। एस मतलब सीरीज का, नॉर्मली इसको हम लोग सी ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ई यू से इक्विवेलेंट हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को अलग अलग दिखा रहा हूं। सीरीज पढ़ रहे हैं तो सी एस से लगा जाए ताकि एस से सीरीज आप समझ जाए, ठीक। सी एस क्या है, समतुल्य धारिता है। अब आपको अगर इसका डेरिवेशन करना है ना भाई, सी एस निकालना है तो समझिए मेरी बात, एक कॉन्सेप्ट है इसके डेरिवेशन का, सीरीज पैरेलल करने का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रखेंगे। क्या है सर कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ें अलग अलग है माय डियर उसको जोड़ दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। सर बोला क्या अलग अलग है इसमें? बोला सर कैपेसिटी तो सबकी अलग अलग, कैपेसिटी की चर्चा नहीं करेंगे। किसकी चर्चा? किसकी? पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, चार्ज सेम पोटेंशियल अलग। तो दोनों में दो पॉइंट जो मैं आपको लिखाया हूं उसमें कौन सी अलग थी? बोला सर पोटेंशियल अलग है। तो पोटेंशियल अलग है तो सब पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, मतलब ये तीनों पोटेंशियल मिलकर के क्या बना लेगा, जो नेट पोटेंशियल होगा हमारा भी। इसका मतलब नेट पोटेंशियल, कुल विभव V बराबर सर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 माय डियर लिख सकते हैं। बोला ठीक है, तो कुल विभव लीजिएगा, टोटल पोटेंशियल लीजिएगा, तो टोटल चार्ज लेना पड़ेगा और टोटल कैपेसिटी लेनी पड़ेगी। जो टोटल कैपेसिटी है ना सर, वही तो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि तीनों को हटा के एक लगा रहे हैं तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां समझेंगे एक कॉन्सेप्ट कि सर C इजकल टू क्यू बाई भी होता है, तो क्या हो जाएगा, V इजकल टू क्या हो जाएगा सर, क्यू बाई सी हो जाएगा। V इजकल टू क्यू बाई सी, C इजकल टू क्यू बाई भी, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। इसका मतलब इस V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं सर, क्यू बाई सी। और C कौन सी, सी एस का लिखेंगे माय डियर, सी एस का टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटी। ये टोटल पोटेंशियल है हमारा, तो टोटल की जब बात करेंगे तो ये भी टोटल और ये भी टोटल, तो टोटल हमारा कौन है, सी एस सी तो है, इजकल टू V1। V1 की जगह पे क्या होगा माय डियर, सेम Q बाई C1। देखिए चार्ज की वैल्यू सब में क्या है, सेम है माय डियर, सेम रखनी है। V2 की किस में क्या हो जाएगा, Q बाई सर C2, इसमें Q बाई सर C3। ऊपर से Q निकल के कॉमन हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिएगा, लिख लीजिएगा, पर मैं ये कहूंगा कि लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन आता है, जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है सर फार्मूला, मिल गया फार्मूला मुझे, क्यू 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 कैंसिल हो जाएगा क्यू से, इधर क्या बचेगा सर, इधर बचेगा 1 बाई सी एस, इधर क्या बचेगा सर 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। बोला सर कौन सा तरीका अपनाया आपने कि ये आला दिए आप, तरीका एक ही है, जो अलग अलग है उसको जोड़ दो, ये दिमाग में बैठाओगे डेरिवेशन कंप्लीट। बोला क्या अलग अलग था, पोटेंशियल, जोड़ दिया, काम खत्म हो गया। पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे क्यू बाई सी के फॉर्म में, आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहां नोट लिख लेंगे फॉर 2 कैपेसिटर। बोला सर अगर सिर्फ 2 ही को संधारित्र हो, सिर्फ 2 ही को कैपेसिटर हो तो क्या करेंगे, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, अगर 2 ही को कैपेसिटर होगा माय डियर तो ये थर्ड वाला तो यहाँ आएगा नहीं, सिर्फ ये 2 होगा, तो 2 का एलसीएम आप आसानी से ले सकते हैं। इसका मतलब 1 बाई सी एस इजकल टू हम लिखेंगे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तीसरा लेंगे नहीं 2 कैपेसिटर के लिए। बोला ठीक है सर, इसका एलसीएम कितना होगा, सर एलसीएम का मतलब क्या है, आपस में गुना करा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये C2 में 1 से और C1 में 1 से, तो ये C2 प्लस C1, ये मिल गया 1 बाई सी एस की वैल्यू। पर हमें गलती से भी दिमाग में मत, क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल में गलती करते हैं हमारे डियर, क्या ये 1 बाई सी एस की वैल्यू लिख देते हैं और वहीं पे गलती हो जाएगी। आपको सी एस निकालनी है, 1 बाई सी एस आपको नहीं निकालना है माय डियर। तो इसका मतलब हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो जब इसको पलटिएगा तो इधर भी तो उल्टा होगा, दोनों तरफ उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये C1 C2 ऊपर चला जाएगा और C1 प्लस C2 नीचे में, ये C2 प्लस C1 है, पहले C1 2 लिख सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करने के लिए। अगर दो ही कैपेसिटर दिया हुआ है
और वैल्यू दिया हुआ है, फटाक सेकंडों में 2-4 सेकंड के अंदर आप ये आपको याद है तो कर देंगे। अगर नहीं याद है तो इससे भी आप कीजिएगा, पर आपका 1 मिनट का समय लगेगा, पर ये कीजिएगा तो आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर देंगे माय डियर। ये 2 कैपेसिटर के लिए लिख लीजिए फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला में से एक है न्यूमेरिकल करने के लिए, लिखिए माय डियर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फटाफट से पैरेलल की, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, पैरेलल पे चलेंगे सीधे। आज माय डियर, आज भी लगता है ऐसा कि ये वाला टॉपिक पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हो पाएगा, पर 15 लेक्चर में तो मैंने बोला खत्म हो जाएगा, पर फिर भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैं करूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर किसी दिन डालूंगा, परसों ही डालूंगा, मैं एक्स्ट्रा लेक्चर डालूंगा जिसमें एक न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब सेकंड नंबर देख लीजिए माय डियर, क्या है वो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर श्रेणी, समांतर संयोजन। इसको पार्श्व संयोजन भी लोग बोलता है, पार्श्व संयोजन भी बोलता है, हम लोग समांतर संयोजन ही बोलेंगे। बोला समानांतर कर देना है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक, इसका पहला प्लेट है, इसका दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, 3 कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इसकी C3। अब करना क्या है, कैसे, तीनों कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है ना सर, उसको आप एक जगह पे जोड़ दीजिए। ये रहा सर, एक जगह पे जोड़ दिया, तीनों का फर्स्ट प्लेट को एक जगह पे जोड़ दीजिए और तीनों के सेकंड प्लेट को एक जगह पे जोड़ दीजिए। आ रही है बात समझ में, तीनों के फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट पे, तीनों का सेकंड प्लेट को माय डियर सेकंड पॉइंट पे जोड़ दीजिए। अब हमको पता है कि सर 2 पॉइंट तो मिल गए हमें, और हमें न्यूमेरिकल करने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए, 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब इस पहले पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं सर, चार्ज सप्लाई करते हैं और दूसरे पॉइंट की अर्थिंग कर देते हैं। जितना चार्ज सप्लाई करेंगे सर, उतना चार्ज हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। इनपुट पे जितना देंगे उतना आउटपुट पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप किरचॉफ्स के लॉ को क्या कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे उसे, पर वो पॉसिबल नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, चार्ज यहाँ से गया, क्या होगा आपकी बार, सोचिए माय डियर, आपकी बार इस पहले वाले पे आपने चार्ज दिया सर, जैसे ना यहाँ चार्ज जाएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, जैसे सर यहाँ चार्ज जाएगा ना, वैसे सर अब आगे उसके पास एक रास्ता नहीं है, पिछले वाले में सिर्फ एक ही रास्ता था, तो चलते चला गया, सब कैपेसिटर में चार्ज सेम होता हुआ चला गया। पर यहाँ कंडीशन क्या देख रहे हैं सर, कि यहाँ से जैसे चार्ज जाएगा, यहाँ इसके सामने, चार्ज के सामने 3 रास्ते। अब आदमी तो है नहीं माय डियर, क्या कि भाई चुन ले भाई कौन सा शॉर्टकट का रास्ता है या कौन बढ़िया रास्ता है, उधर से निकल गए, ऐसा तो है नहीं। अब ये चार्ज क्या करेगा माय डियर, इस चार्ज यहाँ पहुँचा और आगे जाने के लिए इसके पास 3 रास्ते हैं माय डियर, 3 रास्ते हैं। अब ये चार्ज क्या करेगा, इन तीनों रास्तों में बट जाएगा, यानी कि ये चार्ज बट जाएगा Q1, Q2, Q3 में। कहाँ पे, पॉइंट ए पे। ये चार्ज गया जो हमने दिया, ए पे जैसे जाएगा, ए पे जाके 3 भाग में, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। Q1 इसके पास जाएगा, Q2 इसके पास जाएगा, Q3 इसके पास जाएगा। अब सर जो Q1 इसके पास जाएगा, वहीं Q1 कहाँ पहुँच जाएगा, फिर इधर जो बीच में Q2 गया है इसके साथ, वो Q2 इधर, और Q3 जो नीचे आ रहा है, वो नीचे वाले से होता हुआ Q3 इधर। अब आप बी पॉइंट पे चलिए, बी पॉइंट पे सर हम क्या देख रहे हैं कि Q1 इधर से आ रहा है, Q2 यहाँ से आ रहा है और Q3 यहाँ से आ रहा है, तीनों जाकर क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहा है। जब मिल जाएगा तो जितना बना था उतना बन जाएगा, जिसमें टूटा था ये Q ही ना, ये Q आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है माय डियर। जब ये तीनों पार्ट मिलेगा तो फिर Q बना लेगा, तीनों पार्ट क्या हो गए, यहाँ मिल के Q बना लिए। तो जितना आपने सप्लाई किया है उतना आपको आउटपुट पे चार्ज मिल गया है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं माय डियर, कि इन तीनों कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज जा रहा है। इसमें Q1 गया है, इसमें Q2 गया है, इसमें Q3 गया है माय डियर, Q3 गया है। यह है हमारा समानांतर संयोजन। इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं चार्ज इज डिफरेंट। एक लाइन में लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे,
पोटेंशियल इज सेम। 2 बातें लिख लीजिए, चार्ज इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज सेम, बात खत्म। ये जो पोटेंशियल होगा नेट पोटेंशियल, वह जो पोटेंशियल इसके पास होगा वहीं इसके पास, वहीं इसके पास। पैरेलल क्रम में समानांतर संयोजन में विभव का मान, सभी संधारित्र में विभव का मान क्या होता है माय डियर, समान होता है। पोटेंशियल का मान सभी कैपेसिटर में सेम होता है, पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट। हिंदी में लिख लेंगे, आवेश का मान अलग अलग होता है। एकदम शॉर्टकट में लिखा रहा हूं इसे, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनाना है हमें। आवेश का मान क्या होता है, अलग अलग। बोला कहाँ, सब कैपेसिटर में। और विभव का मान, विभव का मान समान होता है, यानी विभव क्या होगा, सेम होगा। विभव क्या होगा माय डियर, सेम होने वाला है। विभव का मान माय डियर, चार्ज की वैल्यू क्या है, सब में अलग अलग, पोटेंशियल सेम। मैंने बोला अगर आपको डेरिवेशन करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। इसका इक्विवेलेंट निकालना का मतलब कि पैरेलल में इन तीनों को हटाकर की कैपेसिटी कितनी होगी, ये निकालना है मुझे। सर अगर ये निकालना है तो अगर मानना है तो मान लीजिए, लेट सीपी क्या है हमारा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता क्या है आपकी बार, सीपी है। तो सर अगर डेरिवेशन करना है आपको तो क्या कीजिएगा, क्या प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है आसानी से। क्या कि सर जो अलग अलग ना माय डियर उसको जोड़ लीजिए, बात खत्म। जो अलग अलग है उसको जोड़ लीजिए। बोला क्या सर अलग था, इसमें क्या अलग है, बस सर चार्ज अलग है। इसका मतलब चार्ज अलग है, तो चार्ज को सर जोड़ लीजिए। नेट चार्ज, कुल चार्ज Q बराबर सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही ना होगा माय डियर। ये Q जो है 3 पार्ट में बट रहा था, Q1 Q2 Q3, तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। बोला हाँ सर मिल जाएगा। अब क्या करना है, बोला कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन आपका हो ही गया लगभग। चार्ज को जोड़ दीजिए, जो अलग अलग है उसको जोड़ना है, यही प्रोसेस है आपका। सीरीज में पोटेंशियल सर अलग अलग था, पोटेंशियल को जोड़ दिया, डेरिवेशन कंप्लीट। इसमें चार्ज अलग अलग है, चार्ज को जोड़ दीजिए, डेरिवेशन कंप्लीट। जरा देखेंगे Q। अब बताइए सर फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू हमने पढ़ा है Q बाई V। हमने क्या पढ़ा है सर, C इक्वल टू Q बाई V। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, यही ना होगा। बताइए माय डियर, ये Q ये जाके C में क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई, तो Q इक्वल टू CV, यानी Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू V। Q की जगह C इंटू V। इसका मतलब इस Q की जगह पे लिखेंगे C इंटू V। ये टोटल चार्ज है ना, तो टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल पोटेंशियल। तो टोटल कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, P से, CP से, तो CP इंटू V। Q1 की जगह पे C1 अलग अलग कैपेसिटी है, C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V। सब में पोटेंशियल सेम था तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम। अब इधर से भी कॉमन निकल जाएगा और इसके भी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा माय डियर। तो CP इक्वल टू क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। ये है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में। यानी अगर पैरेलल में माय डियर जोड़ा है, पैरेलल में है, तो अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है, समतुल्य धारिता निकालनी है समानांतर क्रम में, समानांतर संयोजन में आपको क्या निकालनी है, समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या है, सीधे जोड़ देना है, बात खत्म। ये C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दीजिए, चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, हमें आसानी से मिल जाएगा। मतलब ये कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा हमारा आंसर, 6 फैराड हो जाएगा। बस ऐड कर देना है हमें, जस्ट ये काम करना है, किसमें, पैरेलल में। पर आपको न्यूमेरिकल करने के लिए माय डियर, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। खैर न्यूमेरिकल के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट तो याद रखना है कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो डिसाइड करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट मैंने लिखा दिया कि सर अगर चार्ज सेम है ना तो इसका मतलब सीरीज
और चार्ज अगर अलग अलग है इसका मतलब पैरेलल, बात खत्म। और दूसरा कंसेप्ट क्या था कि चार्ज को आपको एक एंड से शुरू करना है, फ्लो करना, और दूसरे एंड पर आपका चार्ज उतना ही मिलना चाहिए जितना आपने शुरू में दिया है। अगर ये दो कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे माय डियर, आपसे कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। और हमेशा यहां से क्वेश्चन आता रहता है कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो मुझे आशा है आप बहुत आसानी से ये समझ गए होंगे। मुझे अनुमान था कि आज ये कंप्लीट हो जाएगा, पर सिर्फ एक टॉपिक रह गया है एनर्जी स्टोरेज का। वो एनर्जी स्टोरेज के कैपेसिटी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा अगला दिन, वो हम लोग कल पढ़ लेंगे। और उसके साथ ही हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो है सोल्व करते हुए अपने 15 लेक्चर के अंदर, 15 लेक्चर के अंदर माय डियर कंप्लीट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। तो मतलब आप कुल मिला के ये समझ सकते हैं, अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं इस छोटी सी बात को, कि मैंने जो बोला है अभी तक 15-14 दिनों में वो काम होता गया है। और मैं बोल रहा हूँ 100 दिन में 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बशर्ते मैं जितना आपको करा रहा हूँ माय डियर आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़ आपको नोट्स बनाना है। मैं जो भी बोर्ड पे लिखाता हूँ उसको आप कॉपी में ज़रूर से ज़रूर माय डियर नोट कीजिए। और क्वेश्चन बैंक्स, ऑब्जेक्टिव किताब या कोई आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है उसे आप प्रेफर कीजिए, पढ़िए। किसी के गेस और किसी के VBI क्वेश्चन के ऊपर विश्वास ना करें, खुद के ऊपर करें माय डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।